हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर के हम 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप 12th में और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 14 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, सभी को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, यानी कि आपको जो फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो अगर आप इन 14 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपको इस चैप्टर में और किसी क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं सेकंड चैप्टर का वीडियो भी जल्द से जल्द लेकर आऊँगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की, यानी कि ठोस अवस्था चैप्टर से ऐसे कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सब कुछ हम आंसर के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं सभी को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब देखिए, हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको पता भी हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अच्छे से तैयारी किए होंगे, उनको ज़्यादातर क्वेश्चन पता भी होंगे, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व, यानी कि अगर किसी क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष हो जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट है घटता है, सेकंड है बढ़ता है, थर्ड है परिवर्तित होता है, फोर्थ है अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए, फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। क्यों? क्योंकि फ्रैंकल दोष में जो आयन है वो अपने जालक बिंदु को छोड़कर उसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, उस क्रिस्टल में ही वो आयन रह जाता है, ठीक है। और जब उसी क्रिस्टल में रह जाएगा तो उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल के घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो जब उसके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा तो उसके घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया फ्रैंकल दोष। अब सेकंड देखिए, Fe3O4 का क्रिस्टल है, यानी कि Fe3O4 का क्रिस्टल किस प्रकार का होगा। फर्स्ट है प्रतिचुंबकीय, सेकंड है लौह चुंबकीय, थर्ड है अनुचुंबकीय, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, Fe3O4 का जो क्रिस्टल होगा वो क्या होगा। तो देखिए, जो Fe3O4 का क्रिस्टल है वो ना प्रतिचुंबकीय है, ना लौह चुंबकीय है, ना अनुचुंबकीय है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो Fe3O4 का क्रिस्टल जो होगा वो इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इनमें से कोई नहीं जो है ये वाला ऑप्शन भी राइट हो सकता है, ठीक है। ऐसे थर्ड देखिए, फ्रैंकल तथा साटकी दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है, यानी कि इनमें से कौन सा यौगिक है जो फ्रैंकल दोष और साटकी दोष दोनों प्रदर्शित करता है, यानी कि किस यौगिक में इनमें से फ्रैंकल दोष और साटकी दोष दोनों पाए जाते हैं। फर्स्ट है NaCl, सेकंड है KCl, थर्ड है CHCl और फोर्थ है AgBr। तो देखिए, जो AgBr है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, इसमें फ्रैंकल दोष तथा साटकी दोष दोनों पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कॉमन है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन है ग्रेफाइट है, यानी कि ग्रेफाइट कौन सा ठोस है। फर्स्ट है आयनिक ठोस, सेकंड है धात्विक ठोस, थर्ड है सहसंयोजी ठोस, फोर्थ है आणविक ठोस। तो देखिए, जो ग्रेफाइट है वो सहसंयोजी ठोस है। हीरा तथा ग्रेफाइट जो आपके हैं वो सहसंयोजी ठोस होते हैं, तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ग्रेफाइट एक सहसंयोजी ठोस है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसके अवयवी कणों में कौन सी व्यवस्था पाई जाती है। फर्स्ट है दीर्घ परास्कोट, सेकंड है लघु परास्कोट, थर्ड है अनिश्चित व्यवस्था, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परास्कोट व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण हैं वो दीर्घ परास व्यवस्था में होते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताया जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनके 90% चांसेस हैं इन क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आने के, ठीक है। अब हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा NCERT बुक का है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, यानी कि जो ग्लास होता है उसको हम अतिशीतित द्रव क्यों मानते हैं, ठीक है। अब कांच जो है एक कौन सा ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। लेकिन कांच को हम अतिशीतित द्रव क्यों मानते हैं, तो देखिए,
देखिए इसका रीज़न है मैंने लिखा है क्योंकि यह ठोस होते हुए भी द्रवों के कुछ गुण प्रदर्शित करता है। जो कांच है ये ठोस तो है लेकिन ये द्रव के कुछ गुण प्रदर्शित करता है। द्रवों के समान इसमें प्रवाहित होने का गुण होता है, यानी कि जिस प्रकार द्रव प्रवाहित होते हैं वैसे ही कांच में भी प्रवाहित होने का गुण होता है। इसका यह गुण पुरानी इमारतों के कांच में देखा जा सकता है, जो तली पर कुछ मोटा होता है, यानी कि खिड़कियों में जो कांच लगे होते हैं बहुत पुराने हो गए हैं अगर वो, तो वो क्या होगा, तली में कुछ मोटा होगा, यानी कि नीचे की ओर कुछ मोटा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यह केवल तभी संभव है जब यह अत्यंत मंद गति से द्रवों के समान प्रवाहित हो। यानी कि जो कांच है इसे हम अतिशीत द्रव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें द्रवों के समान प्रवाहित होने का गुण होता है। जब आप पुरानी इमारतों की खिड़कियों के जो कांच देखेंगे, ठीक है, जो कांच लगे होते हैं बहुत बहुत समय से अगर लगे हैं, तो उनके तली पर कुछ मोटा होगा वो। क्यों? क्योंकि जो कांच है वो हल्का हल्का क्या होगा, उसमें प्रवाहित होने का गुण होता है। जब वो धीरे धीरे प्रवाहित होगा बहुत ही सूक्ष्म गति से, बहुत ही मंद गति से, तो क्या होगा, कुछ सालों बाद या कुछ दिन बाद देखेंगे कि कांच का जो नीचे का तली है वो थोड़ा मोटा हो गया है, क्योंकि उसके जो कण है वो नीचे की तरफ आकर बैठ गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए कांच को अतिशीत द्रव माना जाता है, लेकिन इसमें जो प्रवाहित होने का गुण होता है बहुत ही मंद होता है, बहुत ही धीमा होता है। ठीक है, जिस तरह द्रव प्रवाहित होते हैं उस तरह इसमें प्रवाह नहीं होता है, बहुत ही धीमी गति से होता है। देखिए यह तभी संभव है जब यह अत्यंत मंद गति से द्रवों के समान प्रवाहित हो। ठीक है, तो इसलिए कांच को अतिशीत द्रव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। यानी कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, यानी कि उनमें धारा का प्रवाह होता है, जबकि ठोस अवस्था में नहीं। ऐसा क्यों होता है? जैसे आयनिक ठोस में एग्जाम्पल कौन कौन सा है? जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, धातु सल्फाइड है, ये सब आयनिक ठोस होते हैं। जैसे NaCl आपका आयनिक ठोस है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, गलित अवस्था में आयनिक ठोस वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं। देखिए जब NaCl को हम गलाएंगे, नमक ले लीजिए आप, उसे जब गलाएंगे तो ये क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस में ये वियोजित हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, गलित अवस्था में आयनिक ठोस वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं। देखिए Na प्लस आयन इसने दिया, Cl माइनस आयन दिया। ठीक है, तो ये मुक्त आयन देते हैं तथा विद्युत का चालन करते हैं। यानी कि जब हम NaCl को के गलित अवस्था को लेंगे, उसको गलाएंगे, तो वो Na प्लस और Cl माइनस आयन में वियोजित हो जाएगा। तो क्या होगा, इसमें विद्युत चालन होगा, विद्युत का प्रवाह होगा। जबकि ठोस अवस्था में आयन गति करने के लिए मुक्त नहीं होते। यानी कि ठोस अवस्था में क्या होता है, ये बॉन्डिंग के द्वारा बंधे होते हैं और ये मुक्त नहीं होते, अतः यह ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करते हैं। यानी कि ठोस अवस्था में इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपल सा रीजन है कि गलित अवस्था में आयनिक ठोस वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं, जिससे उनमें विद्युत चालन होता है। ठीक है, जबकि ठोस अवस्था में आयन गति करने के लिए मुक्त नहीं होते, इसलिए ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं होता है। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको बताया कि फ्रेंकल दोष उपस्थित होने पर क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? मैंने आपको बताया कि फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि फ्रेंकल दोष उपस्थित होने पर भी क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रेंकल दोष में धनायन अपने जालक बिंदुओं से हटकर अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं। ठीक है, जो आयन है वो अपने जालक बिंदु से हटकर, जालक बिंदु का मतलब जहाँ पर वो हैं, ठीक है, उससे हटकर वो उसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो लिखेंगे फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल दोष में धनायन अपने अपने जालक बिंदुओं से, जालक बिंदु का मतलब जहां पर वो धनायन उपस्थित था पहले, ठीक है, जालक बिंदुओं से हटकर अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल के घनत्व, इसलिए क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है।
देखिए क्या होता है, फ्रैंकल दोष में धनायन अपने जालक बिंदुओं से हटकर अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि फ्रैंकल दोष में क्या होगा, जो धनायन है अपने जालक बिंदु से हटकर उसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, एक मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, चित्र समझाता हूँ, भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले भी मैं आपको ये समझा चुका हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 क्रिस्टल लिए हैं। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर क्या है, आयन है, जैसे देखिए ये। ठीक है, ऐसे आपको बना देना है, ये सब जालक बिंदु है जहां पर आयन है। ठीक है, तो देखिए मैंने 2 क्यों लिया है, एक में दोष नहीं होगा, एक में दोष होगा। तो देखिए क्या होता है, जैसे देखिए ये धनायन है, इसमें ये ऋणायन है, ये धनायन है, ये ऋणायन है, धनायन है, ये ऋणायन है, ये धनायन है, ये ऋणायन है और ये धनायन है। ठीक है, ये तो आपका सिंपल हो गया, यानी कि साधारण, इसमें कोई भी दोष नहीं है। ठीक है, ये सिंपल जालक है। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए कि इस जालक में कौन सा दोष हो जाए, फ्रैंकल दोष, इस जालक में फ्रैंकल दोष आ जाए तो इस जालक की स्थिति क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर धनायन है, ये ऋणायन है, ये धनायन है, ये ऋणायन है, ये ऋणायन है, ये धनायन है, ये ऋणायन और ये धनायन। यहाँ पर एक जो धनायन था वो यहाँ से हटकर यहाँ पर आ चुका है, देखिए ये, यानी कि इसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में आ गया। अंतराकाशीय स्थान का मतलब रिक्त स्थान। ठीक है, तो यहाँ से हटकर ये यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर आपका फ्रैंकल दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्रिस्टल, इसी क्रिस्टल में से, तो देखिए इसी क्रिस्टल में धनायन थे, इसी क्रिस्टल में रह गए, भले ही अंतराकाशीय स्थान में आ गए हैं लेकिन क्रिस्टल के अंदर ही हैं, तो क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा। तो ये समझ में आया आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संकुलन क्षमता को परिभाषित कीजिए, यानी कि संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, तो देखिए संकुलन क्षमता क्या होता है, क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन क्षमता कहलाता है। यानी कि पूरे क्रिस्टल में जितना स्थान परमाणु घेरते हैं, अवयवी कण घेरते हैं, वो आपका संकुलन क्षमता कहलाएगा। यह प्रायः प्रतिशत में व्यक्त की जाती है, यानी कि ये क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में, ठीक है, कितना स्थान अवयवी कणों ने घेर रखा है वही उसकी संकुलन क्षमता होगी। ठीक है, तो देखिए क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणु द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन क्षमता कहलाता है। यानी कि पूरे क्रिस्टल का में उपलब्ध कुल स्थान का जो परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ स्थान होता है वो संकुलन क्षमता कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए, चलिए इसका फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं, जैसे देखिए यदि किसी क्रिस्टल संरचना की, यदि किसी क्रिस्टल संरचना की, क्रिस्टल संरचना की एकक कोष्ठिका में उपस्थित, एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा कोष्ठिका, परमाणुओं द्वारा कोष्ठिका का घेरा हुआ, कोष्ठिका का घेरा हुआ आयतन, ठीक है, आयतन मान लीजिए V, इसको हम मान लेते हैं कि एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा कोष्ठिका का घेरा हुआ आयतन मान लीजिए VOCCU। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं VOCCU है। ठीक है, और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, ठीक है, आयतन V सेल हो, V सेल है, तो बताइए संकुलन क्षमता क्या होगी। तो संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, ठीक है, तो संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या होगा बताइए। देखिए मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणु द्वारा घिरा हुआ अंश संकुलन क्षमता कहलाता है। तो मान लीजिए कि क्रिस्टल की एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणु द्वारा कोष्ठिका का घेरा हुआ आयतन VOCCU है। ठीक है, तो हम ऊपर लिखेंगे VOCCU अपान परमाणु एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन कितना है, V सेल है। ठीक है, तो
इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे, संकुलन क्षमता इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, यानी कि किसी क्रिस्टल की एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ आयतन और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन का जो अनुपात होगा वो संकुलन क्षमता होगी। ठीक है, इसे हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, यानी कि संकुलन क्षमता को हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया इतना आपको। तो VOCCU क्या है, एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा कोष्ठिका का घिरा हुआ आयतन, यानी कि V सेल है एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। अब देखिए एकक कोष्ठिका में परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ आयतन VOCCU है। ठीक है, तो ये होगी संकुलन क्षमता। समझ में आया। सिंपल भाषा में समझे तो कोई एकक कोष्ठिका है, उसके कुल आयतन का परमाणु द्वारा घिरा हुआ आयतन जो है संकुलन क्षमता कहलाती है। अब 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए। ये भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस एमोरफस सॉलिड क्या होता है, तो देखिए वह ठोस जिनके अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यानी कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण लघु परास व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस की बात की जाए तो वह ठोस जिनके अवयवी कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। तो यहाँ से आप डेफिनेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अक्रिस्टलीय में लघु परास होगी, क्रिस्टलीय में दीर्घ परास। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपका जैसे देखिए अक्रिस्टलीय ठोस का मैंने आपको बताया रबड़ है, ठीक है, कांच है, प्लास्टिक है, ये सब आपके अक्रिस्टलीय ठोस होंगे। ठीक है, आदि ये सब आपके अक्रिस्टलीय ठोस हैं। समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए अब तक हमने लघु अतिलघुत्तरीय और बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ा जो कि इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है लघुत्तरीय प्रश्नों की, यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। देखिए 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे। एक ये न्यूमेरिकल 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कोई और अमाउंट भी दिया जा सकता है, 58.5 की जगह पर 40 दिया जा सकता है, 50 दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको निकालना सिर्फ आना चाहिए। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। एक और न्यूमेरिकल है इसमें, चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है यदि इसकी कोष्ठिका के कोरों की लंबाई 4.07 × 10⁻8 -8 सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर के पावर -3 हो तो चांदी का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो आपको परमाणविक द्रव्यमान निकालना आना चाहिए। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में। ठीक है, और ये जो न्यूमेरिकल है ये एनसीईआरटी बुक का है, यानी कि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये न्यूमेरिकल दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको निकालना आना चाहिए, यानी कि जो परमाणविक द्रव्यमान है जो कैपिटल M है उसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इसमें जो इंपॉर्टेंट है लघुत्तरीय में, फ्रैंकल दोष एवं शॉटकी दोष क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट विथ एग्जांपल आपको समझाना है। ये आपको पढ़कर जाना, चित्र भी बनाना आपको आना चाहिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन कर सकें। अब इस चैप्टर में विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो इसमें से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेज बहुत ही ज़्यादा कम है। 10% चांस है इस चैप्टर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने की, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न नहीं है। बट एक क्वेश्चन है जिसको आप तैयार कर सकते हैं, क्रिस्टल तंत्र के प्रकारों की विस्तृत विवेचना कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं उसकी विस्तृत विवेचना करनी है और उदाहरण भी देना है। ठीक है, क्रिस्टल तंत्र के प्रकार, तो आपको ये क्वेश्चन आप चाहें तो विस्तृत उत्तरीय में पढ़ सकते हैं, बट ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ठोस अवस्था चैप्टर से थे। आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे कि चैप्टर 1 ठोस अवस्था में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सेकंड चैप्टर का भी इसी प्रकार वीडियो बनाऊँ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करके बताएं